हिंदी संस्कृत धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने जाना था विराम चिन्हों के बारे में। तो जिन विराम चिन्हों के बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था वो कौन कौन से थे? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा अगला विराम चिन्ह है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इसका चिन्ह है पूर्ण विराम और उसके नीचे एक छोटा सा बिंदु। कहाँ प्रयोग होता है इसका? इस चिन्ह का प्रयोग खुशी, दुख, आश्चर्य, भय, घृणा इत्यादि भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, वाह कितना अच्छा गीत गाया। तो आप यहाँ प्रशंसा कर रहे हो तो उससे पहले प्रशंसा के लिए आपने जिस शब्द का प्रयोग किया तो वहाँ पर क्या आएगा? खुशी है, तो वह आप यहाँ पर आप विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हे प्रभु, फिर यहाँ पर आप विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाएंगे। सबका कल्याण हो। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो पहले जान लेते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह क्या है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी कवि, पुस्तक, लेखक, नाम या उपनाम लिखने के लिए किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए। प्रदीप एक दैनिक पत्र है। तो दैनिक पत्र कौन सा है? प्रदीप। तो प्रदीप के लिए हम क्या करेंगे? इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। कामायनी की कथा संक्षेप में लिखे। तो यहाँ पर कामायनी में हम क्या इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को जो का तो दिखाने के लिए कहा जाता है। किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है, उसको जैसे उसने बोला है वैसे ही उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और दोहरा उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है? जहाँ पर ये इस तरह से दो कोमा वाले निशान बने होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। भारतेंदु ने कहा है। क्या कहा है? देश को राष्ट्र साहित्य चाहिए। तो ये भारतेंदु जी के जो कथन है, तो इसलिए इनके लिए हमने किसका दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। अर्धविराम। जिस स्थान पर पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है। जिस स्थान पर पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम कहाँ आएगा? पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच में की जो स्थिति है वो आपकी क्या हो जाती है? अर्धविराम। चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। समान अधिकार वाक्यों के मध्य, वह घर गया, खाना खाया, फिर सो गया। दूसरा है उपाधियों को एक साथ लिखने में। किसी को भी की भी कोई उपाधि है उसको एक साथ लिखने में भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर शंकर नाम है और इनकी जो उपाधियां हैं वो क्या है? एमए और पीएचडी। तो डॉक्टर शंकर ने क्या किया हुआ है? एमए किया हुआ है और पीएचडी की उपाधि ली हुई है। तो एमए और पीएचडी के बीच में हम क्या लगाएंगे? अर्धविराम। विपरीत अर्थ बताने वाले उपवाक्यों के बीच में। एक वाक्य जो क्या है? उपवाक्यों से मिलकर बना है, लेकिन हर उपवाक्य का अर्थ क्या है? अलग है। वह माफ़ी मांगता रहा, है ना। एक उपवाक्य क्या हो गया कि वो माफ़ी मांग रहा है लेकिन लोग उसे मारते रहे। वह माफ़ी मांगता रहा, लोग उसे मारते रहे। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के विपरीत हो गई हैं। तो इसके बीच में हम क्या है? अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं उपविराम। इसे अपूर्ण विराम भी कहते हैं और इसका चिन्ह होता है जैसे विसर्ग आपका होता है उस तरह का इसका चिन्ह होता है। इसका प्रयोग किसी शीर्षक को ही आगे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो हमें विज्ञान के बारे में आगे स्पष्ट करना है कि वो हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। तो विज्ञान के सामने हम क्या लगा देंगे? उपविराम। ठीक है। कोष्टक चिन्ह। किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करना हो तो उसे सुस्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कई बार किसी वाक्य में कोई शब्द या वाक्यांश ऐसा आ जाता है कि हमें उसे और अच्छे से स्पष्ट करना होता है और उसके लिए हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उस अतिरिक्त शब्द का जब हमने प्रयोग किया है तो उसको वाक्य के अंदर हम क्या है?
कोष्ठक चिन्ह से उस शब्द के लिए हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी वर्ग के उपवर्ग या कठिन शब्दों को स्पष्ट करने, नाटक या एकांकी में निर्देश के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं। मान लिया हमने कोई एक प्रश्न लिखा और उस प्रश्न के हमारे अलग अलग खंड हैं, तो हम प्रश्न संख्या डाल देते हैं और फिर क्या है उसके जो खंड हम डालते हैं उन खंडों को हम क्या कर देते हैं, कोष्ठक चिन्ह लगा देते हैं। उन खंडों के ऊपर क्या कर देते हैं हम, कोष्ठक चिन्ह। जैसे आपका क ख ग घ आदि। एक और उदाहरण देख लेते हैं। लौकिक मनुष्य सुखों के पीछे भागता है। अब लौकिक का मतलब क्या है, सांसारिक, है ना। तो सांसारिक क्या है, हमने लौकिक को स्पष्ट करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, सांसारिक। लेकिन इसको हमें वाक्य के अंदर नहीं रखना है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, कोष्ठक चिन्ह के अंदर कर देते हैं। चलिए अगले विराम चिन्ह पर चलते हैं। लाघव चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी नाम या शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। संक्षिप्त में, शॉर्ट में जिसको हम लिखते हैं वो आपका क्या आता है, लाघव चिन्ह। उदाहरण देख लेते हैं। डॉक्टर के लिए, तो डॉक्टर को ज़्यादातर कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। और ये क्या है, इसका संक्षिप्त रूप है और इसके संक्षिप्त रूप के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स MA। लाघव चिन्ह के स्थान पर बिंदु का प्रयोग भी किया जाता है। तो कहीं कहीं पर हमें क्या होता है कि लाघव चिन्ह को इस तरह लगाकर एक बिंदु के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। ऊपर उदाहरण में भी दिखाया है, डॉक्टर के लिए ये, और मास्टर ऑफ आर्ट्स ज़्यादातर इसको ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये हमारा क्या है, लाघव चिन्ह। किसी भी शब्द को क्या करना है, संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगले विराम चिन्ह पर चलते हैं। विवरण चिन्ह। जब किसी विषय या वस्तु का विवरण प्रारंभ करना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, है ना। अब हमें किसी एक विषय पर, नीचे 2 विषय दे दिए गए हैं, साहित्य समाज का दर्पण, प्रदूषण एक चुनौती। तो हमें क्या है, ये विवरण है आपका, आगे इनमें से आपको किसी एक विषय पर लिखना है। तो इसका विवरण देने से पहले हमने क्या करा है, यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया है। आगे चलते हैं। रेखांकन चिन्ह। किसी महत्वपूर्ण वाक्य, पद या शब्द को रेखांकित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब रेखांकन चिन्ह क्या है, अंडरलाइन। अंडरलाइन हम जिसको बोलते हैं वही रेखांकन चिन्ह है। उदाहरण देख लेते हैं। विराम चिन्हों की संख्या क्या है, 20 है ना। तो इस पूरे वाक्य में हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, संख्या कितनी है, 20 है। तो इसको हम हाईलाइट करने के लिए क्या कर लेते हैं, रेखांकित कर लेते हैं। और यही क्या है आपका रेखांकन चिन्ह। पद लोप चिन्ह। पद का लोप होना। जब किसी अवतरण या वाक्य को पूरा न देकर कुछ अंश को छोड़ दिया जाता है तब पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम लोग लिखते भी हैं, कई बार जब व्याख्या आपकी आती है तो हम क्या करते हैं, पहले वाला शब्द लिख देते हैं, फिर बीच में डॉट 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 लगा देते हैं और फिर लास्ट वाला शब्द लिख देते हैं। तो यही हम आज के लिए इतना ही। अब जो हमारे विराम चिन्ह बचे हुए हैं उनके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।